तो सेंट हेलेना तक हमने कर लिया था। सेंट हेलेना में नेपोलियन बोनापार्ट को कैद किया गया था, वहां पे उसकी मृत्यु हो गई थी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एसेंशियन करके बोलते हैं हम लोग, ASCENSION, एक आइलैंड दिख रहा होगा, किसका भाग है? यूके का भाग है ना, यूनाइटेड किंगडम का भाग है, इसको हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद और भी बहुत सारे आइलैंड हैं, नीचे करो चलो। एक यहां पर ये भी दिख रहा होगा आपको, एक ये तो खैर अफ्रीका का ही है, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी करके कुछ होगा, इसको देख लीजिए। साओ टोमे इसकी कैपिटल है, दिख रहा है? दिख रहा है? ये किसी का अधिकार तो नहीं है इस पर, ये अलग देश है अफ्रीका का, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला मैप निकालो, इसमें दिख नहीं रहे मुझे आइलैंड। इधर आ जाइए, इसमें साफ साफ दिख रहे हैं। तो उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एजोर्स आइलैंड, एजोर्स जो कि पुर्तगाल का भाग है, यहां पर दिखेगा आपको, दिख रहा है? एजोर्स दिख रहा है। ऐसे ही एक यहां पे मडेरिया आइलैंड करके होगा, ये पुर्तगाल का भाग है, दिख रहा है। एक ऐसी कनारी आइलैंड है, वो स्पेन का भाग है, दिख गया। एक केप वर्डे आइलैंड है, उसको देखिए किसका भाग है? केप वर्डे अलग कंट्री है। कैपिटल कहाँ है इसकी? ठीक है, कैपिटल लिख दीजिए इसकी। तो हमने क्या किया कि अफ्रीका के अगल बगल का पूरे जो आइलैंड हैं वो कर लिए, लेकिन अभी भूमध्य सागर के नहीं किए हमने। भूमध्य सागर में कौन कौन से हैं, है ना, हल्का फुल्का बताया मैंने अभी कि कोर्सिका है, सार्डिनिया है, बलरैक है। साथ में कलर देखना है कि कौन सा कलर किस देश से मैच कर रहा है। अगर कोर्सिका फ्रांस से मैच कर रहा है, इसका मतलब कोर्सिका क्या है? फ्रांस का पार्ट है। एक भूमध्य सागर वाला अगर मैप निकल सकता, सिर्फ मेडिटेरेनियन सी सिर्फ अगर निकल सकता, वो निकाल के दे दीजिए मुझको, तब तक मैं बता देता हूँ। कोर्सिका फ्रांस का भाग है, सार्डिनिया आपका इटली का भाग है, बलेरिक आपका स्पेन का भाग है ना। इवन यहां तक पूछा गया है कि कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है, मसीना जल से, सॉरी बोनिफेसियो स्ट्रेट। कौन सी? बोनिफेसियो स्ट्रेट किन 2 आइलैंड के बीच में है? तो आंसर होता है उसका कौन सा? कोर्सिका और सार्डिनिया। कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो ये पड़ती है। आइलैंड वाला मैप देना मुझे जिसमें आइलैंड भी दिख जाए, मेडिटेरेनियन सी का ऐसा मैप जिसमें आइलैंड भी दिख जाए, तो अफ्रीका के अगल बगल की वाटर बॉडीज के सारे आइलैंड कवर हो जाएगा। ऐसे एक माल्टा दिखेगा, एक छोटा सा देश है माल्टा, वलिटा कैपिटल है उसकी, दिख रहा है। एक साइप्रस मैंने बताया था, वो एशिया में पढ़ लिया हमने। साइप्रस की कैपिटल निकोशिया, जिस देश के झंडे पर उसी देश का मानचित्र अंकित है, साइप्रस निकोशिया, ठीक है। ऐसे ही एक ग्रीस का आइलैंड दिखेगा आपको, रोड आइलैंड। रोड्स है कि रोड है? यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, आप सोचो कितना कहां तक सोचती है वो। रोड आइलैंड दरअसल एक तो पड़ेगा आपका नॉर्थ अमेरिका वाली साइड में, एक पड़ेगा यूनान वाली साइड में। एक की स्पेलिंग में एस लगता है, एक की स्पेलिंग में एस नहीं लगता है। उसने जो पूछा वो शायद रोड आइलैंड पूछा, और अधिकतर बच्चे करके आ गए किसको? इसमें भी मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा, पर चलो यहां पर कहीं पर रोड आइलैंड हो रहा, रोड्स आइलैंड होना चाहिए। स्पेलिंग बता दो मुझे। RHODES। उसने यहां से नहीं पूछा, उसने रोड आइलैंड पूछा। तो रोड आइलैंड देखिए कहां, नॉर्थ अमेरिका में कहां पर? हाँ जी, देखो बच्चों पलटना सीखो। एटलस आप अगर खाली, इवन जो लोग खाली वीडियोस देख रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला सुनने से, आपको पता नहीं चलेगा मैं बता क्या रहा हूं। जब तक आपके सामने एटलस नहीं है ऑक्सफोर्ड का, तब तक आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में दिखेगा आपको, नेट पे सर्च मारिए पहले रोड, RHODE आइलैंड, लोकेशन देखिए, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में जाइए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिए, और उसके बाद देखिए।
वो भूमध्य सागर वाला मैप दे रहे थे आप, वो दिखा दीजिए। ऐसे ही एक सिसिली आइलैंड है, क्या है ये? यूरोपियन भाग, यूरोप के देशों के भाग हैं दरअसल ये पूरे, पर क्योंकि अफ्रीका के ऊपर वाटर बॉडी है तो उसके आइलैंड भी कवर कर लेते हैं यहीं पर। तो जैसे ये सिसिली आइलैंड है, तो सिसिली इज अ पार्ट ऑफ इटली। अब सिसिली और इटली के बीच में फिर एक जल संधि है, फिर पूछेगा मसीना, मसीना जल संधि, सिसिली और इटली, यूरोप वाले में मिलेगा आपको। सिसिली और इटली के बीच में कौन सी जल संधि है बच्चे? फिजिकल में देखो, फिजिकल में देखो, सिसिली और इटली के बीच में एक स्ट्रेट दिख रही है, इसका नाम बताइए। ये इसका नाम बताइए क्या है? मसीना, वही बोल रहा हूं मैं, मसीना स्ट्रेट। किसके बीच में? इटली और सिसिली के बीच में। क्लियर हो गया? ठीक है। ऐसी क्रीट आइलैंड, ये यूनान का पार्ट है, शायद ग्रीस का पार्ट है क्रीट, हाँ इसको हाईलाइट कीजिए। ऐसे ही ग्रीस के नीचे एक आइलैंड है बड़ा सा, इसका नाम हाईलाइट कीजिए। क्या नाम है इसका? ग्रीस के जस्ट नीचे देखिए, एक क्रीट तो हो गया, एक और है उसके ऊपर देखिए। हाँ, स्पेलिंग उसको हाईलाइट कर दीजिए। बाकी मैंने बता दिया, ये साइप्रस है, निकोशिया, यही नीचे पे एक माल्टा पड़ेगा। ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाओ, यहां कहीं माल्टा पड़ना चाहिए, वेलिटा कैपिटल होगी उसकी। ये यहाँ पे माल्टा वेलिटा कैपिटल, ठीक है। अब सिसिली के बगल में एक और आइलैंड है बहुत छोटा सा, वो एटलस में नहीं, मैप में नहीं दिखाई देगा आपको, लिपारी आइलैंड। क्या दिखाई देगा? लिपारी आइलैंड। वहां पर एक वॉल्केनो है जिसका नाम क्या है? स्ट्रम्बोली। क्या वॉल्केनो है? स्ट्रम्बोली वॉल्केनो। और वो वॉल्केनो को बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्यों प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस होते हैं? जो पानी के जहाज जब आ रहे होते हैं, माना रात को आ रहे हैं, तो कोई किसी रॉक से ना टकरा जाए, तो उस रॉक पर क्या बनाए जाते हैं? लाइट हाउस बनाए जाते हैं। अब ये क्या है? लिपारी आइलैंड है, ठीक है। ये हर समय इसमें से क्या हो रहा है? लावा निकल रहा है, चमकता है, दूर से ही पता चल जाता है कि वहां पे एक आइलैंड है और उस पर क्या है? लावा दिखता है। तो पानी के जो बड़े जहाज होते हैं उन पर ऐसे ब्रेक नहीं होते हैं जैसे आप अपनी स्कूटी पे या कार पे लगाते हो। उसको रोकने के लिए पहले से ही क्या चाहिए होता है? मीन्स पहले से ही इंजन बंद करना होता है, उसकी स्पीड कम करनी होती है। तो पहले पता जाता है आगे आइलैंड है भाई, टक्कर ना हो जाए, इसलिए अपनी स्पीड को बहुत दूर से ही क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं वो, ठीक है। और अब तो टेक्नोलॉजी कहीं आ गई, अब तो बैक फैन चलाया जाता है, फ्रंट आगे जाना है तो आगे जा सकते हैं, पीछे जाना तो। पुराने टाइम पर लाइट हाउस बनाए जाते थे, ठीक है। तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रम्बोली वॉल्केनो, लिपारी आइलैंड, सिसिली के बगल में, इटली। क्लियर हो गया? अभी वॉल्केनो पढ़ने हमने बहुत सारे, अभी बहुत कुछ है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ठीक है। बाकी जब हम यहाँ पे भूमध्य सागर देख ही लिया है, अफ्रीका में भी चल लेंगे, ऐसे घबराओ मत, अफ्रीका में भी करेंगे। थोड़ा अगल बगल का कर लो, जहां यूपीएससी जहां से देखती है। देखो भाई, अल्बोरान सी, इसके पार्ट हैं, भूमध्य सागर के अलग अलग पार्ट हैं। इसको बोलते हैं, जो ये स्पेन के नीचे वाला भाग है, इसको बोलते हैं अल्बोरान सी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेलेरिक सी। क्या बोलते हैं? बेलेरिक सी। यहां पे कहीं गल्फ ऑफ लायंस होनी चाहिए, ये दिखा नहीं रहा है यहां पर। गल्फ ऑफ लायंस इज ए पार्ट ऑफ भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी। ऐसे यहां पर टेरेनियन सी, इसको हाईलाइट कीजिए, टेरेनियन सी। यहां पर कीजिए हाईलाइट गल्फ ऑफ गेप्स, गल्फ ऑफ गेप्स। यहां पर हाईलाइट कीजिए गल्फ ऑफ सिड्रा, गल्फ ऑफ सिड्रा। यहां पर हाईलाइट कीजिए एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी। यहां पर हाईलाइट कीजिए आयोनियन सी। हो गया? यहां पर हाईलाइट कीजिए लेवेंटाइन सी, लेवेंटाइन सी। यहां पर हाईलाइट कीजिए एजियन सी। ये सब पानी मिला हुआ है दरअसल, अलग अलग नहीं है पानी। एजियन सी, इसको हाईलाइट कीजिए सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा।
इसको बाकी आपको तो पता ही है। फिर ये ब्लैक सी को अलग लेके चलते हैं हम, ब्लैक सी, फिर ब्लैक सी के इधर भी एक और सी होगा, ब्लैक सी के यहां पर देखिए क्रीमिया के इधर एजोब सी, और एजोब सी और ब्लैक सी के बीच में स्ट्रेट ऑफ कर्च क्या है, कर्च स्ट्रेट है, दिख रहा है। मतलब ये भी पता होना चाहिए आपको कि एजोब सी और ब्लैक सी के बीच में स्ट्रेट ऑफ कर्च हो गया, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में बॉस्फोरस स्ट्रेट हो गया। क्या हो गया, सी ऑफ मरमरा एजियन सी के बीच में डार्डनलीज स्ट्रेट हो गया, हुआ। ऐसे ही एड्रियाटिक सी और आयनियन सी के बीच में एक स्ट्रेट दिख रही होगी, ऑट्रेंटो स्ट्रेट होगी। एड्रियाटिक सी और आयनियन सी के बीच में कौन सी, स्ट्रेट ऑफ ऑट्रेंटो होगी। इटली और सिसिली के बीच में मसीना स्ट्रेट होगी। कोर्सिका सार्डिनिया के बीच में बोनिफेसियो स्ट्रेट होगी। कौन सी होगी, हो जाता है याद, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है याद करना। मैंने फिर बता रहा हूं, जप और तप क्या करना है, जप और तप। आपके पूर्वजों ने बोला था आपको 108 बार माला जपो, पर वो आध्यात्म था। आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए भी क्या करते हैं, 108 बार माला जपते हैं। 108 वो आंकड़ा है कि सब कॉन्शियस माइंड से लेकर कॉन्शियस माइंड हर जगह वो चीज क्या हो जाती है, अगर ध्यान से कर रहे हो तो 108 बार जब आप किसी चीज को क्या करते हो, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मसीना स्ट्रेट माना याद नहीं हो रहा है, इटली सिसली मसीना, इटली सिसली मसीना स्ट्रेट, इटली सिसली मसीना स्ट्रेट, कैसे नहीं होगा यार, 108 बार करके देख लो, है ना। 108 बार अगर आपने कर लिया, हो गया, जब हो गया, याद हो गया हमेशा के लिए। लेकिन किससे, साथ में क्या होनी चाहिए, आस्था कि ये क्वेश्चन बनेगा यूपीएससी में। क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको अट्रैक्ट करना उस क्वेश्चन को। तो अब जब आपका सिलेक्शन हो रहा होगा, होना होगा अगर, तो सृष्टि षड्यंत्र करेगी आपके लिए कि आप उसको रटोगे, याद करोगे। रटना वर्ड अच्छा पसंद नहीं करते हैं आप लोग, उसको आप याद करोगे, वो क्वेश्चन आएगा, किसी ना किसी फॉर्म में आएगा और वो आपका सही होगा। समझ में आया, सिरदर्द हो गया, ठीक। तो ये इतना हो गया लगभग। अभी और भी है, अगर और बताना तो और बता देता हूं, बट क्योंकि अफ्रीका स्टार्ट करना है तो अफ्रीका में चलते हैं। आज ये फिर अफ्रीका का दीजिए, मुझे एक मैप दे दीजिए। पहले मोटी मोटी चीजें बता देता हूं, फिर उसके बाद अगर फिजिकल दे दें तो ज़्यादा अच्छा। हाँ ठीक है, पहले फिजिकल कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। देशों के साथ बाद में कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे मुझे नाइल रिवर दिखा दो, यहाँ पर थोड़ा और नीचे दिखा दो। एक तो क्वेश्चन पूछा कि इजिप्ट की राजधानी कहाँ है, तो इंग्लिश वाले बोलते हैं कायरो, क्या बोलते हैं, हिंदी वाले बोलते हैं काहिरा, क्या बोलते हैं, काहिरा, ठीक है। किस नदी के तट पर है, नील नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, नील नदी के तट पर है। गिफ्ट ऑफ नाइल किसे कहा जाता है, इजिप्ट को कहा जाता है, क्योंकि इस नील नदी, ये तो पूरा डेजर्टेड पार्ट है ना। अभी जब हम रेगिस्तान कर रहे होंगे तो हम ये देखेंगे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा, सहारा मरुस्थल, ये दिख रहा है। और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र जो है साहेल, ये आईएएस का क्वेश्चन है कि सहारा के नीचे जो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है क्या कहा जाता है उसको, साहेल कहा जाता है। कहां पर है, अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। 54 देश हैं इसमें, 54 कंट्रीज। कहीं ऐसे मत सोचना अफ्रीका एक ही देश है, अफ्रीका में 54 देश है, अलग अलग देश है। तो जो आपका सहारा डेजर्ट है, होमवर्क है आपके लिए, कितने देशों में पड़ता है, कितने देशों को कवर करता है। साहेल कितने देशों को कवर करता है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जैसे नाइल से पूछ लिया, सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है, नाइल है। कौन सी है, नाइल रिवर है, ठीक है। नील नदी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो देखो ना कहां तक उसकी सोच थी। उसने कहा व्हाइट नाइल कहां से निकलती है, तो पता चला लेक विक्टोरिया से निकलती है। कहां से निकलती है, लेक विक्टोरिया से निकल रही है। इसी के अगल बगल लेक अल्बर्ट भी होगी, उस पर भी शायद थोड़ा बहुत कुछ जल की मात्रा वहां से भी प्राप्त होती होगी, ठीक है। तो व्हाइट नाइल ये चली गई साहब,
उसके बाद फिर पूछा उसने ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है, तो ब्लू नाइल लेक ताना से निकलती है। लेक ताना कहाँ पड़ती है, इथियोपिया में पड़ती है। इथियोपिया क्या है, हाईलैंड है, ऊंचा भाग है, पर्वतीय पठारीय भाग है ना। लेक ताना से निकलती है। फिर उसने पूछा कि ब्लू नाइल व्हाइट नाइल का संगम कहाँ होता है, तो सूडान की राजधानी खार्तूम में होता है, ठीक है। फिर उसने पूछा नाइल रिवर कहाँ गिरती है, तो आपने बोलना भूमध्य सागर में गिरती है, मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। कहाँ गिरती है, और ये जहां जहां से नाइल जाती है ये बड़ा फर्टाइल लैंड है, पूरा डेजर्ट है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे रेशे वाली कपास भी होती है, बहुत अच्छा उत्पादन भी होता है। फिर उसने पूछा कि ये नील नदी के किनारे जो कृषक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। लो भाई अजीब सी बात हो गई है, तो पूछा नील नदी से संबंधित, तो फिल्लाह कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है, फिल्लाह। फिर उसने पूछा नील नदी पर कौन सा डैम है, तो आंसर आसवान डैम है। कौन सा डैम है, आसवान डैम है। फिर पूछा उसने नील नदी पर जो आसवान डैम है, डैम के पीछे रिजर्वायर होता है, पानी इकट्ठा होता है, उसका नाम क्या है, तो लेक नासिर। क्या है, लेक नासिर है, ठीक है। फिर उसने पूछा नील नदी कितने देशों से होकर जाती है, कितने देशों को पोषित करते हुए जाती है, तो क्या इसका मैप है, मिल सकता है, कितने देशों से होकर जाती है नाइल रिवर। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ग्रुप में डाल देना आप उस मैप को, है ना। अगर ग्रुप में है, जो विक्रमशिला का ग्रुप है उसमें डाल दीजिए कि इतने देशों से होकर जाती है। फिर उसने पूछा, ये होगा पहले मैंने दिया होगा मैप आपको, कितने देशों से होकर जाती किसी ने, तो ये दोबारा क्यों खोज रहे हैं। ग्रुप में देखिए, ग्रुप में होगा कहीं, ये नहीं, उसमें देश कलर होंगे। चलिए फिर उसने पूछा सिकंदरिया पत्तन कहां पर है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहां पर है। देखो 3 पोर्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं इजिप्ट के। एक हो गया पोर्ट सईद जो कि स्वेज किनारे के ऊपर है, नीचे वाला पोर्ट स्वेज। एक नील नदी के जो डेल्टा है उसकी बाईं तरफ, क्या, नील नदी के बाईं तरफ एक पोर्ट होगा जिसका नाम होगा अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया भी बोलते हैं उसको। तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहां पर है, आंसर इजिप्ट में है, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वहां का बंदरगाह है। कलरफुल मैप होगा, एक मैंने दिया होगा आपको, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से पूछ लिया। तो इतने क्वेश्चन मैंने कहा सिर्फ नाइल रिवर के अगल बगल घूमे हैं। क्या हुए हैं, तो सबसे लंबी नदी कौन, नाइल रिवर। पूरी लंबाई कितनी नील नदी की, 6615 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। चलो जी, ग्रुप में नहीं दिया मेरे ख्याल से, दोबारा दे दो। तो मोटी मोटी चीजें बता देता हूं मैप में मैं, है ना। यही है, यही वाला दिया था। देख लीजिए भाई, मोटा मोटा जो दिख रहा है आपको नील नदी कहां कहां से होकर जा रही है, तो एक तो आपकी ये देश युगांडा दिख रहा है मेरे को। कौन सा, युगांडा। ठीक है, हल्का फुल्का मोटा मोटा अगर बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये टच कर रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की तरफ, लेक अल्बर्ट है, शायद वहां पर भी कुछ पोषित कर रहा है जल को। फिर उसके बाद युगांडा के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गया, उसके बाद साउथ सूडान में दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है। उसके बाद नॉर्थ सूडान में दिख रहा है। इथियोपिया की तरफ से आपकी ब्लू नाइल आ रही है, इथियोपिया
ब्लू नाइल मतलब लेक ताना से, ठीक है। फिर इजिप्ट में दिख रहा है मेरे को, और इजिप्ट नदी, इजिप्ट देश में लास्ट में डेल्टा बनाकर गिर जा रही है। और मैंने आपको कहा था कि डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले नील नदी के डेल्टा के लिए ही किया गया था। किसके लिए किया गया था? नील नदी के डेल्टा के लिए, ठीक है। और मैंने आपको एक प्रश्न भी दिया था कुछ दिनों पहले कि पहली बार नील नदी के डेल्टा को डेल्टा किसने कहा था? कौन था वो दार्शनिक जिसने डेल्टा कहा था? ढूंढा आप लोगों ने? तो नहीं ढूंढा तो हम नहीं सुधरेंगे, है ना। फिर बोलते हैं आप कि ऋषि दुर्वासा की तरह क्रोध दिखाते हो। क्रोध दरअसल आप लोगों पर नहीं है, अकर्मण्यता पर क्रोध आता है। किस पर आता है? जब आप अकर्मण्य हो जाते हैं, माता पिता ने आपको पढ़ाने के लिए भेजा है, अपनी एक एक पाई देकर क्या किया है कि जाओ बच्चों पढ़ो, हम अपना पेट काट काट कर आपकी क्या कर रहे हैं? फीस भर रहे हैं। फिर आपका जो पहला उत्तरदायित्व तो बनता है वो क्या है? पढ़ना, ठीक है। रही बात क्रोध की, तो क्रोध के बारे में मैं जानता हूं भाई, अच्छी चीज नहीं होती है, मेरे लिए अच्छी नहीं है क्रोध, है ना। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गीता में लिखा है, फ्रॉम एंगर अराइजेज इन्फैच्यूएशन, फ्रॉम इन्फैच्यूएशन लॉस ऑफ मेमोरी, फ्रॉम लॉस ऑफ मेमोरी लॉस ऑफ रीजन, एंड फ्रॉम लॉस ऑफ रीजन वन गोज टू डायरेक्टली RUIN, खंडर बन जाता है आदमी। किस क्या करने से? क्रोध करने से। बट मेरा प्रोफेशन ऐसा है ना, जिसमें आप लोगों पर नहीं है, अकर्मण्यता पर क्रोध है। आप शत्रु नहीं है मेरे, आप रिजल्ट हो, आपने रिजल्ट देना है, देश के भविष्य हो। और दूसरी एक श्लोक और कहा गया है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। जब रावण ने अपने मामा मारीच को बाध्य कर दिया कि मामा आप वो बनो, क्या सोने का हिरन, मतलब शिकार है ना, एक सोने की सुनहरा कलर का हिरन बनो, तब मामा थे, दो माँ के बराबर होते हैं। तो रावण को समझाया तो यही श्लोक बोला उन्होंने कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो प्रिय बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रिय बोलेंगे, लेकिन आपके हित में नहीं होगा, क्योंकि मामा जी समझा रहे थे रावण को कि मत कर ऐसा कार्य, है ना, पर स्त्री की तरफ मत देख, और ये जो षड्यंत्र कर रहा है ये ठीक नहीं है, ये तेरे विनाश का कारण बन सकता है। तो सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभम। मतलब, और ऐसे भी लोग होंगे जो कटु बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, लेकिन आपके हित में बोलेंगे। किसमें? आपके हित में बोलेंगे। फिर बोलते हैं मारीच कि ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता बहुत कम है। क्या है? क्योंकि मैं कड़वा बोल रहा हूं और आप प्रसन्न हो रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कड़वा बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं आपके हित में बोल रहा हूं, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि क्योंकि ये मेरे हित में बोला जा रहा है, उसको समझना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे श्रोता यानी जो कड़वा सुने और समझें कि हाँ भी कड़वा क्यों बोल रहा है व्यक्ति, क्योंकि वो सच बोल रहा है। क्या कर रहा है? तो कुछ श्लोक भी याद करो, देव भाषा संस्कृत, है ना, तभी होगा कुछ। वेस्ट के लोग हमारे ग्रंथों को पढ़कर नए नए आविष्कार कर रहे हैं, जो कंसेप्ट उठा रहे हैं वो हमारे ग्रंथों से उठा रहे हैं। मैक्स मूलर थे एक जर्मनी के, भारत में आए, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, सब पढ़ा उन्होंने, जर्मन भाषा में अनुवाद किया, है ना। अपना नाम मोक्ष मूल रखा उन्होंने। क्या रखा? मोक्ष मूल रखा। उनका ट्रांसलेशन करके ले गए, वो कंसेप्ट समझ में आ गए, झड़ी लग गई जर्मनी में। बोला तो ये जाता है कि हिटलर ने कराया जी आविष्कार, बट ये बोला जाता है कि जर्मनी में जो आविष्कारों की जननी है, जो कंसेप्ट जो उठाया है उन लोगों ने, वो कहीं ना कहीं भारतीय धर्म ग्रंथों से उठाया है ना। तो अपनी संस्कृति पर भी क्या करो, अभिमान करो। थोड़ा बहुत अगर समय मिलता है इस पढ़ाई के साथ तो पढ़ लिया करो। चलो आगे, कहां तक पहुंचे? डेल्टा किसने कहा था? हेरोडोटस। कौन है हेरोडोटस? अरे भाई इतिहास शुरू होगा अभी कुछ समय बाद,
फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। ठीक है, चलिए जी, फिर मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर छोटा करो मैप, उसी मैप को छोटा कीजिए। अफ्रीका वाले को एक एटलस माउंटेन रेंज दिख रही होगी आपको, एटलस दिख रही है मोरक्को वाली साइड में। गुड, हाईएस्ट पीक बताइए उसकी क्या है? ये दिख रहा है एटलस माउंटेन, यहां पर इधर हाईएस्ट पीक माउंट टॉपकॉल, माउंट टॉपकॉल दिख रहा है। तो जहां जहां पर आपको हल्का डार्क दिख रहा है वो समझ लीजिए कि ऊंचा भाग है। देखिए जैसे यहां पर दिख रहा है, फिर यहां पर दिख रहा है, हॉगर माउंटेन्स दिखेंगे आपके तो यहां पर दिखेगा, ठीक है, और टिबिसल दिखेगा माउंटेन तो यहां पर दिखेगा, एयर प्लेट्यू दिखेगा आपको तो यहां पर दिखेगा, ठीक है, दारफुर दिखेगा अगर आपको तो यहां पर दिखेगा, इथियोपियन हाईलैंड आपको यहां पर दिखेगा, दिख रहा है, सोमाली पेनिनसुला, चलो वो तो बात की बात है। इधर और ऊपर करो, आदम हवा माउंटेन्स अगर दिखेंगे तो यहां पर दिखेंगे आपको आदम हवा, ये तो सुना होगा आदम हवा। जैसे हमारी मनुस्मृति में कौन थे पहले व्यक्ति? मनु थे, और उनकी जो पत्नी थी वो स्मृति, नहीं, जब जल प्रलय की कथा होती है तो मनुष्य जो पहला पुरुष था वो कौन था? मनु, और स्त्री का नाम क्या था? और ऐसे ही जो वेस्टर्न लोग हैं उनके जो ग्रंथ हैं उसमें आदम और हवा बोला जाता है। देखो जल प्रलय की कथा लगभग लगभग जो पुराने ग्रंथ है उनमें मिलती है। उसके बाद बोलते हैं कि एक पुरुष था एक महिला थी, फिर जो ये चला है इंसानों का जो वो चला है, मतलब जो उत्पत्ति हुई है वो उन्हीं से हुई है ना, आदम हवा। तो आदम हवा माउंटेन्स कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ पर मिलेंगे। फिर इधर करो, थोड़ा नीचे करो, एक कटंगा प्लेट्यू से क्वेश्चन बना हुआ, यूपीएससी का क्वेश्चन है कटंगा प्लेट्यू। जो पठार हैं वो मिनरल्स के सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे जो खनिज होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? पठारों पर मिलते हैं, माउंटेन पर नहीं मिलते होते हैं, है ना। तो ये खनिजों के लिए प्रसिद्ध है कटंगा पर प्लेट्यू, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ, ठीक है। ये तो खैर काला हरी डेजर्ट, एक ये बाई BIE प्लेट्यू, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है अपने समय में। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, ड्रैकन्सबर्ग से बना हुआ है क्वेश्चन, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन रेंज, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो फिर नीचे आ जाइए, फिर थोड़ा इसको बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए। एक ये नाइजर नदी, बहुत ही सुंदर नदी, सुंदर इसलिए कि इतना बड़ा रेगिस्तान, अर्ध मरुस्थलीय और मरुस्थलीय क्षेत्र, और उसके बीच में इतनी बड़ी नदी, एक आश्चर्य लगता है अगर आप इसको देखेंगे। तो मैं आपको वीडियो मैंने ग्रुप में भेज दिया नाइजर का, ठीक है, उसको देखिएगा तो आपकी समझ में आएगा कि डेजर्ट के बीच में, देखिए हमारी जो गंगा जी है उसके तो अगल बगल फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन रेगिस्तान के बीच में नदी, तो ये नाइजर एक बोल सकते हैं आप इसको, है ना, बड़ी सम्मानित नदी है अफ्रीका की। तो नाइजर नदी देखनी है आपने, तो पूरा देखना है आपने, कहाँ से निकली, कहाँ को गई, वो अंतिम देश कौन सा था जहां पर वो गिरी, और वो गल्फ कौन सी थी जहां पर वो गिरी। गल्फ ऑफ गिनी दिख रहा है, नाइजर का डेल्टा दिख रहा है, पूरा देखना आपने, कितने देशों को कवर करते हुए जा रही है नाइजर, ये देखना है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, उसको ग्रुप में भेज दीजिए जो आंसर है इसका, कितने देशों से होकर जा रही है, ठीक है। ऐसे ही सेनेगल एक नदी दिख रही होगी, एक देश भी है, डकार कैपिटल है सेनेगल की, सेनेगल एक नदी भी है, ठीक है। कहाँ गिर रही है जी, ये भी देखना है आपने, ठीक। चलो, एक आपको यहाँ पे लेक वोल्टा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ, लेक वोल्टा से, मैन मेड लेक है, बहुत बड़ी लेक है, घाना में, कहाँ पर दिख रही है? घाना में, घाना में, है ना, घाना की कैपिटल अकरा, अकरा। संयुक्त राष्ट्र संघ के
क्या नाम था उनका, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी रहे हैं घाना से। कौन? साउथ कोरिया के बान की मून भी रहे हैं कभी, उनसे पहले जो थे वो घाना से थे, यूएनओ के महासचिव। यूएनओ तो पता है ना, 24 अक्टूबर यूएनओ डे पता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? यूएनओ डे मनाते हैं। और यूएनओ के जो कोफी अन्नान, बिल्कुल कोफी अन्नान घाना के थे। पहले जो थे वो कौन थे? त्रिगवेली, नॉर्वे के यूएनओ महासचिव। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे और किस देश से थे? वो भी पढ़ना है, यूएनओ भी पढ़ेंगे, अभी यूएनओ भी पढ़ है। मैंने क्या बताया? वही बताया मैंने, त्रिगवेली, नॉर्वे, है ना। एक और क्वेश्चन बना था कभी यूपीएससी में कि एक यूएनओ के महासचिव थे, उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, डैग हैमरशोल्ड। ठीक है, वो लिस्ट पढ़ लेना। खैर मैंने पढ़ाना, पूरा यूएनओ पढ़ाना आपको बाद में। चलो फिलहाल इस पर आते हैं। फिर एक नदी आपको दिखेगी, कौन सी? ऊपर करो थोड़ा। फिर एक नदी दिखेगी आपको, कॉन्गो, जैरे भी बोलते हैं उसको नदी को। जब मैंने बताया था आपको पिग्मी, वो छोटे छोटे से बंदर, लंगूर, सब सुअर सब खा जाते हैं, शिकारी होते हैं, बहुत खतरनाक। 4 फुट 4.5 फुट के होते हैं, हाइट कम होती है उन लोगों की, 5 फुट के भी होते होंगे। बट पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती? कॉन्गो बेसिन में। साथ में मैंने बताया था आपको 0 डिग्री इक्वेटर कॉन्गो नदी को 2 बार काटती है। ठीक है, कैसे काटती है? ये 0 डिग्री इक्वेटर जा रही है, ये दिख रही है, विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। तो कॉन्गो नदी दरअसल ऐसी है, ऐसी, ये दिख रही है, ऐसे यहाँ गिर रही है, यहाँ से आके यहाँ गिर रही है। तो 0 डिग्री इक्वेटर एक बार यहाँ पर काट रही है और एक बार यहाँ पर काट रही है। किस नदी को 2 बार काटती है? 0 डिग्री इक्वेटर, आंसर कॉन्गो नदी। लेकिन अगर बोलेगा किस नदी का मुहाना 0 डिग्री इक्वेटर पर है, तब आएगा अमेजन। तब अमेजन नदी आएगी, साउथ अमेरिका की, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका की। ठीक है, तो कॉन्गो नदी देखनी है आपने, हल्का फुल्का। मतलब अब देखो आप ना इस जाल में फंस जाते हो, ये ट्रिब्यूटरीज है दरअसल। तो उस जाल में क्या होता है, आपकी आंखें घूमने लग जाती है, आपको वहीं पर नफरत हो जाती है एटलस से। नफरत मत करो भाई, आप क्या करो, जहां जहां पर कॉन्गो लिखा हुआ उसके ऊपर हाइलाइटर चला दो, आपको बस उससे ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है जी। फिर थोड़ा और ऊपर जाएं, और ऊपर जाएं, ऊपर जाएं मतलब ऊपर। ठीक है, फिर जम्बेजी नदी दिखेगी आपको। एक जम्बेजी नदी दिखेगी तो आपको उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। एक तो विक्टोरिया फॉल इंपॉर्टेंट होगा, जो कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर पर, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर पर एक विक्टोरिया फॉल दिखेगा। उसका वीडियो मैंने ग्रुप में भेज दिया आपको। ठीक है, साथ में आपको करीबा डैम दिखेगा। करीबा डैम किस नदी पर है? जम्बेजी। ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। आप लोग बोलते ना क्या बनता है एटलस से, ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं भाई। ठीक है, फिर एक लिम्पोपो नदी दिखेगी आपको। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों नहीं दिखा रहा है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस नदी को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, फिर ऑरेंज रिवर से देखो क्यों बना, शायद ओलंपिक चल रहे थे साउथ अफ्रीका में, कुछ चल रहा था उस जमाने में, पूछ लिया उन्होंने। ऑरेंज रिवर, इस रिवर से क्वेश्चन बन चुका। ऑरेंज रिवर को ध्यान देना आपने, वाल नदी को ध्यान देना आपने। जब महात्मा गांधी पढ़ रहे होंगे आप तो ट्रांसवाल क्षेत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसवाल। ट्रांसवाल का मतलब वाल नदी के पार। जैसे ये बच्चे आते हैं हमारे यादव लोग, है ना, सातवत वंशीय कृष्ण, भगवान कृष्ण के क्या वंशज, वही है, यादव थे ना। तो ये लोग ट्रांस गंगा से आते हैं। कहाँ से आते हैं? जो स्वर्ग आश्रम वाला क्षेत्र है हमारे लिए क्या है? ट्रांस गंगा क्षेत्र, मतलब गंगा नदी के पार से आते हैं। तो आसान लगता है कि गंगा से आगे पुल से, अरे भाई बहुत भीड़ होती है, वहां से आते हैं पढ़ने के लिए, तो बड़ी बात है। चलो ठीक है, तो मैं लगभग खत्म कर रहा हूं अभी के लिए। तो ऑरेंज रिवर हो गया, लिम्पोपो हो गया, ये सारी चीजें आपने पहले एटलस में बना देनी। नदियां बना दीजिए,
माउंटेन बना दीजिए, पठार बना दीजिए, फिर अंदर की बातें फिर बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए।